आज के इस सत्र में हिंदी भाषा के बारे में यानी सामान्य हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है सामान्य हिंदी की जो भी तथ्य हैं वो हैं। और चूँकि जो सामान्य हिंदी है वो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और एक व्यवहारिक अध्ययन भी हिंदी का है कि भारत में रहते हैं तो राजकाज की भाषा या कार्यालयी भाषा हिंदी है। और कार्यालय के जो चाप हैं, जो लेखन कार्य है और सर्कुलर जिसे परिपत्र बोलते हैं, तो वो कहीं न कहीं हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में करस्पॉन्डेंस होता है, हिंदी में पत्राचार होता है। तो हिंदी के बारे में सामान्य जो हिंदी की जानकारियाँ हैं, कि गतिविधियाँ हैं और उससे जुड़ी हुई कुछ और जो इस तरीके की जो एक सामान्य बातें हैं, फंडामेंटल जो बातें हैं, बेसिक बातें हैं, वो जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो भाषा और हिंदी भाषा के बारे में। तो कोई भी भाषा जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक कम्युनिकेशन, एक संवाद का माध्यम है भाषा। और भाषा का जो प्रकार होता है वो मौखिक भी हो सकती है भाषा, लिखित भी हो सकती है, सांकेतिक तरीका भी भाषा के बताने का होता है। तो भाषा मौखिक, लिखित और सांकेतिक तीनों प्रकार की हो सकती है और उसमें हिंदी भाषा भी है, अंग्रेजी भाषा भी है और अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं। भारत में जो है शेड्यूल 8 में जो है वो 22 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है। और जो हिंदी है, सामान्य हिंदी या फिर जनरल हिंदी जिसे बोलते हैं, या फिर हिंदी भाषा का जो विकास है, का डेवलपमेंट फेज़ है कि किस तरीके से हिंदी भाषा जो है उसमें देवनागरी जो लिपि का क्रमबद्ध तरीका है और जो हिंदी भाषा की क्या-क्या बोलियां हैं और उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली जो प्रमुख बोलियां हैं, अन्य राज्यों में भी बोले जाने वाली बोलियां हैं। जैसे उत्तराखंड प्रदेश की अगर प्रमुख बोलियों के बारे में बोलें तो कुमाऊनी क्षेत्र में जो बोली जाती है वो कुमाऊनी है, कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है। और गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली बोली जाती है और जौनसारी क्षेत्र में जौनसारी बोली जाती है। तो इस तरीके से एक लिपिबद्ध करने का एक ढंग, एक तरीका, शब्दों को, कहावतों को, जो बातें हैं, उक्तियां हैं, लोकोक्तियां हैं और जो संकेत हैं, जो चीज़ें हैं, उनको लिपिबद्ध करने का एक तरीका है, एक वर्णानुक्रम में सुसज्जित करने का तरीका है, वर्णमाला में प्रस्तुत करने का तरीका है। तो यही सारा हिंदी भाषा में पढ़ना है, हिंदी भाषा में देखना होता है। तो ये डिस्कशन का यही चीज़ें हैं कि किस तरीके से भारतीय भाषा हैं, कि भारोपीय परिवार की भाषा क्या है, तमिल भाषा परिवार क्या है, किस भाषा परिवार कितने परसेंटेज में जगह पर बोली जाती है, विदेशी भाषाएं क्या हैं और देशी जो भाषा के शब्द हैं वो क्या हैं। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो लिपि और वर्णमाला है, भाषा है और हिंदी भाषा है, कौन अपभ्रंश किसका है और कौन किस जो है किस जगह से उत्पत्ति हुई है। तो ये सारा का सारा जो है भाषा का जो जब और शब्द सर शब्द और टॉपिक दर टॉपिक और जब चीज़ें पढ़ते जाएंगे, चीज़ें जो है डिस्कशन में लाएंगे तो होगा। अब एक स्वर और व्यंजन होता है। अब स्वर और व्यंजन है तो स्वर और व्यंजन में कुछ स्वर अगर देखें तो स्वर सजातीय व्यंजन, स्वजातीय स्वर हैं, विजातीय स्वर हैं और दीर्घ स्वर भी हैं। और जैसे अगर मूल उच्चारण की अगर बात करें, जैसे दीर्घ स्वर हैं और मूल उच्चारण के जो स्थानों की संख्या है वो कितनी है, 5 है। और स्वरों का जो उच्चारण है वो किन किन माध्यमों से होता है, कि जैसे कंठ्य से, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से, ओष्ठ से। तो ये सब कहाँ से बोले जाते हैं, कहाँ पर फोर्स पड़ता है, क्या वोकल कॉर्ड में फोर्स पड़ता है, क्या दांतों में फोर्स पड़ता है, क्या होठों के ऊपर फोर्स पड़ता है, क्या ये जो मुंह का ऊपर वाला पोर्शन जो जबड़ा उस पर फोकस करता है। तो क्या उच्चारण के माध्यम है, क्या उच्चारण के जो स्थान हैं वो हैं। और जैसे इसमें ये भी पढ़ेंगे कि क वर्ग है, क ख ग घ ङ, और फिर उसके बाद च वर्ग है, च छ ज झ ण, प वर्ग है, प फ ब भ म, और य र ल व श। और फिर अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ हैं, संपृक्त ध्वनि क्या है और ताड़न 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 जात्य वर्ण क्या है
और जो है तालव्य क्या है। और इसके बाद ये भी चीज़ें देखेंगे कि सघोष और अघोष क्या होता है, सघोष और अघोष कौन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण क्या हैं। और व्यंजनों में अनेकों प्रकार की ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन जो हैं, जैसे स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बनते हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं और कंपन ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, जो जिनको फिर अगर लिपिबद्ध भाषाबद्ध करते हैं तो फिर एक लिपि बन जाती है। तो कहीं ना कहीं अनुस्वार है, चंद्रबिंदु, ये सारी की सारी चीज़ें व्यंजन जब पढ़ेंगे तो व्यंजन और स्वरों को जब पढ़ेंगे तो व्यंजन स्वर जो है जिस दिन पढ़ेंगे तो जी उस दिन जो वीडियो पे डिस्कस करेंगे तो ऐसे होगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब कभी भी हिंदी भाषा को लिखते हैं या सामान्य हिंदी को लिखते हैं तो उसे स्पेलिंग के रूप में लिखा जाता है, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश को स्पेलिंग इंग्लिश के लिखते हैं। तो जब स्पेलिंग को हिंदी में वर्तनी कहते हैं, तो हिंदी वर्तनी, जब हिंदी का वर्तनी उल्लेखन होता है, तो जब हिंदी का वर्तनी उच्चारण हो रहा होता है, ऐसे समय पर वर्तनी शुद्ध हो और जो अशुद्ध वर्तनी है उसकी पहचान हो सके, ताकि शुद्ध किया जा सके, उसका विश्लेषण हो सके। और विराम चिन्ह, अब विराम चिन्ह जो है अनेकों प्रकार के होते हैं, चाहे वो अल्प विराम हो, चाहे वो अयोगवाह हो, विसर्ग हो, या फिर हंस पद हो, और अर्ध विराम हो, पूर्ण विराम जिसे फुल स्टॉप कहते हैं, और अल्प विराम हो, योजक चिन्ह हो। तो इस तरीके से अनुस्वार हो या अनुनासिक हो, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ जो है इंडिकेशन है, ये सारे कुछ ना कुछ विराम चिन्ह ये होते हैं कि जब कभी भी किसी भाषा को बोला जा रहा होता है तो बीच में जिस प्रकार का एक पॉज, एक रुकावट है, एक थोड़ा सा रुक जाया करते हैं, तो हल्का सा जो स्टॉपेज है, जो रुक जाना है, तो वही विराम कहलाता है। तो चूंकि भाषा को फ्लो में, भाषा को बोलते समय कि विराम चिन्ह का यथा युक्ति जो विराम चिन्ह है उसका प्रयोग होता है, और हिंदी जो वर्तनी है उसमें इस चीज़ का बहुत उल्लेख होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो सामान्य हिंदी में है वो है शब्द संरचना, जिसमें अक्षर है, प्रत्यय और उपसर्ग है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय कि जो पहले लगता है उपसर्ग है और फिर बाद में प्रत्यय है। तो एक शब्द होता है, शब्द का जो पहला वाला हिस्सा है कि जो स्टार्टिंग जो इनिशियल है वो किस तरीके से सफिक्स है यानी उपसर्ग है, और फिर प्रत्यय जो बाद वाला हिस्सा है। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द संरचना मतलब यह है कि जैसे कोई भी भाषा है, भाषा कैसे होती है, कोई वर्ण, जैसे अल्फ़ाबेट है, वर्ण, और वर्णों से शब्द बनते हैं यानी वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड से सेंटेंस बनते हैं यानी शब्दों से वाक्य बनते हैं। और वाक्य सरल भी हो सकता है, मिश्रित वाक्य हो सकता है, संयुक्त वाक्य हो सकता है, कैसा भी वाक्य हो सकता है। और फिर इसके बाद जब वाक्य बहुत सारे मिल जाते हैं और फिर लाइन बनती हैं और बहुत सारा एक पैराग्राफ बनता है, और फिर एक गद्य और पद्य जिस भी रूप में लेखन किया गया है, और एक पूरा जो है एक भाषा, एक सांकेतिक जो है एक भाषाई रूप बनता है। इसके बाद जो संज्ञा है, संज्ञा क्या होती है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भी भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, परिमाणवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के आपस में भेद हैं। और संज्ञा जब पढ़ेंगे, क्योंकि जब शब्द संरचना है तो उसमें संज्ञा को भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, तो ये संज्ञा को उसे ही बोलते हैं। और सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किया गया है। अब जैसे बोल रहे हैं कि जैसे किसी का भी बोला कि राम खा रहा है, राम सो रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि बार बार अगर किसी के नाम को उच्चारित करेंगे तो वो संज्ञा है। वो एक मोनोटोनी यानी बार बार किसी के नाम का उच्चारण होने से एक बोरिंग सेंस भी पैदा हो सकता है कि अगर बार बार जैसे किसी का भी नाम बोलेंगे और बार बार एक शब्द में लेकिन अब बोलेंगे कि वो जा रहा है, ये आ गया, वो आ गया, इसने वो किया, उसने वो किया, तो इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं जो संज्ञा को इंगित करने के लिए होता है उसे सर्वनाम कहते हैं, ताकि मोनोटोनस बिहेवियर ना होकर के भाषा बहुत अच्छी लगे, एक लयबद्ध प्रेजेंटेशन लगे, तो वो सर्वनाम कहलाता है जिसे प्रोनाउन कहते हैं। इसके बाद क्रिया होता है, क्रिया होती है वर्ब। तो क्रिया मीन्स अगर किसी के द्वारा कोई भी कार्य किया गया, जैसे राम खाता है,
है ना? और जैसे कोई भी है कि कोई भी जो है, कोई भी ये जाता है या कोई भी है, किसी का भी नाम बोल कर के कोई क्रिया करके वो खेलता है ना? फला-फला ये करता है और फला-फला पढ़ता है, फला-फला सोता है, फला-फला जो है अपना दैनिक कार्य करता है और किसी भी क्रीड़ा करता है। तो ये इस तरीके से जो भी चीज़ कर रहे हैं, खेलना, उठना, बैठना, ये सब क्रिया है, ये सब वर्ब है। और लिंग क्या है कि पुल्लिंग है और मस्कुलाइन है, फेमिनाइन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है, थर्ड लिंग है, तो जेंडरलेस है। तो ये लिंग होता है। और लिंग भी जो है एक शब्द संरचना का तरीका है। वचन है, वचन मतलब एक वचन मीन्स सिंगुलर है और बहुवचन मीन्स प्लूरल है। तो एक वचन में है या बहुवचन में है कि अकेले है या बहुत सारे ग्रुप में है। तो ये भी वचन जो होता है, वचन भी जो है वो शब्द संरचना के लिए महत्वपूर्ण है। अब शब्द क्या होते हैं? अब शब्द तो अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे विकारी विकारी है और विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी शब्द होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं या शंकर शब्द भी जिसे कहते हैं। कि जैसे अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं? तो ये प्रयोग के आधार पर जो है शब्द होते हैं। 2 प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द होते हैं। तो इसीलिए जब शब्द पढ़ते हैं तो देशज शब्द भी होते हैं और विदेशज शब्द भी होते हैं और जो देशी शब्द होते हैं और विदेशी शब्द होते हैं, ये सब पेपर में आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही एक सामान्य अध्ययन की जाने जाने वाली चीज़ें हैं। और क्रिया है और विशेषण है। विशेषण होता है एडजेक्टिव, जो किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की, किसी भी सेंटेंस की या किसी भी विषय वस्तु की एक विशेषता को बताए तो विशेषण कहलाता है। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत लंबा है, कोई छोटा है। तो इस प्रकार से किसी विशेषता को अगर कोई इंगित कर रहे हैं तो विशेषण कहलाता है। वो विशेषता जो बताता है विशेषण होता है। अलंकार है, अलंकरण जब करते हैं, किसी चीज़ का साज श्रृंगार करते हैं तो वो अलंकार की दृष्टि में देखा जाता है। तो इसीलिए शब्द संरचना में अलंकार, चाहे वो यमक अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, उत्प्रेक्षा अलंकार हो और किसी भी प्रकार का और अलंकार होता है। जैसे यमक अलंकार का बहुत पहले से ही पढ़ते उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, एही खाए बोराए जग, एही पाए बोराए। तो पहले कनक का जो अर्थ है वो धतूरा है और एक कनक का अर्थ इसमें सोना है कि दोनों को, किसी को पा करके बौखला जाता है और किसी को खा करके बौखला जाता है। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के, जब एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं तो इस प्रकार से कहीं पर यमक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में जो रूप की तुलना होती है तो रूपक अलंकार होता है। जब अनुप्रास अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, जब किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एक एम्फसाइज करके जब किसी चीज़ को बोला जाता है। ऐसे क्रिया विशेषण है और क्रिया की विशेषता को बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। और एडवर्ब जिसे कहते हैं, क्रिया विशेषण और कारक भी हैं। कारक भी जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें ये भी जैसे होता है कि कर्ता ने कर्म से, करण के द्वारा संप्रदान, तो इस प्रकार से संप्रदान, अपादान, तो ये सब चीज़ें आती हैं, पेपर में बहुत जानने की होती हैं। कहीं ना कहीं सामान्य हिंदी में इन सब का एक विशेष महत्व होता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि कोई भी भाषा का क्या होता है, एक लिखने का स्ट्रक्चर होता है, एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश को प्राप्त करने का तरीका होता है। और शब्द भंडार में जैसे तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अब तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्द से ज्यों के त्यों यूज़ किए जाते हैं, ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं जिनके प्रयोग जब
प्रयोग में आ रहे थे, हिंदी में प्रयोग में आए तो जिनके अर्थ बदल गए या जिनका रूप बदल गया तो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो तत्सम शब्द जो होते हैं वो ज्यों के त्यों संस्कृत से आए हैं, लेकिन तद्भव शब्द में रूपांतरण हो जाता है तो ऐसे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, अब नीर बोलेंगे तो नीर जब यूज करेंगे तो वो तत्सम है। ऐसे जल जब बोलेंगे तो तत्सम है, लेकिन पानी जब बोलेंगे तो वो तद्भव है। ऐसे बहुत सारे शब्द, जब वायु बोलेंगे तो वो तत्सम, जब हवा बोलेंगे तो वो तद्भव है। तो ऐसे ही जो है कि देशज शब्द यह है जो देश के ही परिदृश्य में, जैसे लोटा है, खिचड़ी है, ये सारे के सारे देशज शब्द हैं। और आगत शब्द वो होते हैं जो भारतीय जो विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषा में मिक्स हो गए। क्योंकि भारत में क्या हुआ कि जगह जगह पर जब जो है लोग जिस तरीके से आए और शासन किया इस भारत पे, तो भारत पे के भूखंड पे शासन किया तो वो लैंग्वेज भी आ गई। और इतना ही नहीं बल्कि जब व्यापार के माध्यम से भी संवाद होता है तो लैंग्वेज का ट्रांसफ़र, लैंग्वेज जब पढ़ने के लिए दूसरे देशों के बौद्धिक स्कॉलर्स आते हैं, ऐसे में भी तो व्यापार जो भाषा का आदान प्रदान होता है, शब्दों का आदान प्रदान होता है, इस रूप में भी होता है। तो इसीलिए आगत शब्द कहते हैं। और एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द मतलब होता है जिसका एक अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्द मतलब होता है जिनके अनेकों अर्थ होते हैं, और विपरीतार्थी शब्द मतलब होता है एंटोनिम, मतलब जिसका विलोम यानी उल्टा होता है मीनिंग। और समानार्थी पर्यायवाची शब्द वो होते हैं यानी सिनोनिम, मतलब जैसे हवा है, हवा का जो है वायु है, पवन है, और जैसे अग्नि है, अग्नि का आग है। तो ऐसे जो पर्यायवाची शब्द, नीर है, पानी, जल है पानी का, और ऐसे इस प्रकार से आकाश, अंबर है, और ये व्योम है। तो ये सारा पर्यायवाची शब्द है। तो इसका मतलब पर्यायवाची शब्द मतलब सिमिलर वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम शब्द मतलब जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं। ऐसे ही संधि भी होती है। संधि जो होता है, अगर दो चीज़ों को मिला करके, जैसे कोई शब्द है, कोई चीज़ है, उसको दो तरीके से, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में तोड़ते हैं तो वो संधि कहलाता है, और उसको विच्छेद करना संधि विच्छेद कहलाता है। तो स्वर संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है, अनेकों प्रकार की संधि हो सकती है, व्यंजन संधि हो सकती है। तो संधि जो है स्वर संधि भी हो सकती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाधि संधि भी हो सकती है। ये है। इसके साथ साथ जब वाक्य का शुद्धिकरण करते हैं, जब वाक्यों के प्रकार देखते हैं कि किस तरीके से सरल वाक्य है और कैसे जो है सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है और संयुक्त वाक्य है, ये भी वाक्यों में देखने को मिलता है। अब जब मुहावरे और लोकोक्ति के बारे में आते हैं तो मुहावरे, लोकोक्तियाँ आते हैं, तो जैसे पहले जो चीज़ें बोली जाती हैं, जो प्रचलन में होती हैं, वो पेपर में आ जाती हैं। अब जैसे बोलते हैं कि एक तो करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, तो जैसे ये चीज़ें हैं कि पहले करेला कड़वा था और ऊपर से और भी मतलब और भी कड़वा हो गया। जैसे बोलते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये एक बहुत प्रकार का है ना, और ये एक प्रकार के चली आ रही लोकोक्तियाँ हैं जिन्हें एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मुहावरे भी होते हैं। और पत्र लेखन में क्या होता है कि जैसे जब कभी भी टिप्पण लिखते हैं और जब कभी भी नोटिंग करते हैं, और ऐसे प्रारूपण या विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र लिखते हैं, तो कार्यालयी आदेश जब निकालते हैं, कार्यालयी आदेश हमेशा जैसे वरिष्ठ से कनिष्ठ की तरफ बोलता है, एक वचन और उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, और संबोधन और जो उसमें स्वनिर्देशन नहीं होता है। और अधिसूचना और जो विज्ञप्ति होती है, अधिसूचना और विज्ञप्ति भी जारी होती है। व्यक्तिगत जो पत्र होता है, अगर कोई पर्सनल लेटर किसी को लिख रहा है, उसमें सरलता कुशलता हो सकती है। और जो सरकारी पत्र होता है का जो ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन है, और जैसे अनेक को प्रेषित किया जाता है, और जैसे सर्कुलर है तो सर्कुलर को परिपत्र बोलते हैं। और रिमाइंडर मतलब कोई चीज़ अगर कहीं पे आ गई है उसको दोबारा याद दिलाना है, कोई अगर सर्कुलर निकाला था और उसके दोबारा से स्मरण कराना है तो उसको बोलते हैं अनुस्मारक पत्र यानी रिमाइंडर बोलते हैं।
और स्मरण पत्र भी बोलते हैं या ध्यान आकर्षण पत्र भी बोलते हैं, अनेकों प्रकार से नाम है। और अर्धशासकीय पत्र है कि अधिसूचना में जो है कि कर्तव्य नहीं होता और कर्तव्य हेतु कार्यालय आदेश दिए जाते हैं। इस तरह जैसे पल्लवन है और पल्लवन को बोलेंगे विस्तारण। तो अगर विषय का विस्तार करके यानी एलैबोरेट करके जो चीज़ बोलनी है तो उसे पल्लवन कहते हैं यानी विस्तारण कहते हैं। और इसमें व्यास शैली का यूज़ होता है, इसमें समास शैली या व्यास शैली का यूज़ होता है और अन्य पुरुष में ये बोली जाती है। और संक्षेपण, संक्षेपण मतलब कंक्लूड करना, किसी चीज़ को जिस्ट में बांधना, समराइज करना। तो संक्षेपण करना, संक्षिप्तीकरण करना भी जैसे बोला जाता है कि भाव और भाषा को जब बांधा जाता है तो संक्षेपण या संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और जो टिप्पण है, मामलों में नियमानुसार जो निपटाना है कि उसमें टिप्पणी की जाती है, टिप्पण होता है और नोटिंग की जाती है। और टिप्पण के जो है अनेकों प्रकार है, जैसे 3 प्रकार हैं, अनेकों प्रकार भी टिप्पण के हैं। और जो है समाचार जो पारपत्र है, जैसे पिरामिड शैली क्या होती है और न्यूज़ पैक क्या होता है। और जो है प्रारूप लेखन है, जैसे ड्राफ्टिंग होती है, क्योंकि ड्राफ्टिंग को प्रारूप लेखन कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी अगर लेखन बनाना हो, कोई भी चीज़ तैयार करना हो, मसौदा तैयार करना हो, उसका पहले प्रारूप बनता है, ड्राफ्ट बनता है और चीज़ें तैयार होती हैं। इसके साथ साथ जो और भी जो हिंदी में जो चीज़ें देखेंगे और वो ये हैं कि जनसंचार और जो हिंदी कंप्यूटिंग है कि किस तरीके से समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी और टेलीविज़न, दूरदर्शन और हिंदी सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कैसे जो है वो हिंदी को भी और हिंदी भाषा, सामान्य हिंदी भाषा में जानकारी होती है। क्योंकि मीडिया और जो पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या और भी अन्य प्रकार का मीडिया, वर्बल मीडिया हो और पर्सनल रीच हो, व्यक्तिगत जो संपर्क है वो हो, तो एक जो आपस में संवाद का केंद्र बनता है। और संवाद से फिर भाषा का जो हिंदी भाषा है, क्योंकि संवाद तो अधिकतर भारत में जो है हिंदी में भी होता है, अनेकों भाषाओं में से हो सकता है लेकिन हिंदी भाषा में प्रायः करते ही हैं। और हिंदी जो कंप्यूटिंग है, फॉन्ट है, टाइपिंग, पेज लेआउट वगैरह, ये सब भी जो है हिंदी भाषा में होता है। इसके इतर जो हिंदी साहित्य है उसमें पद्य और गद्य है कि किस तरीके से एक बार जो स्टोरीज़ हैं और जो कहानी लेखन है और एक जो है कविताएं हैं। तो पद्य और गद्य जो हैं, चाहे कबीरदास हो पद्य में, तुलसी हो, मीरा हो, रसखान हो, जयशंकर प्रसाद हो, निराला, सुमित्रा, नंदन पंत हो और उसके और माखनलाल चतुर्वेदी हों, मुक्तिबोध मंगलेश डबराल या राजेश जोशी। और उसमें गद्य में राहुल सांकृत्यायन हो और हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद महादेवी वर्मा और पीताम्बर दत्त बर्थवाल हो, हरिशंकर परसाई, शिवानी और शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, मन्नू भंडारी, शेखर जोशी। तो ये सब वो चीज़ें हैं कि गद्य और पद्य में जो हिंदी साहित्य का जो सामान्य परिचय वो भी हिंदी में देखने को है। तो आने वाले वीडियोस में जो एक 1 बाय 1 चीज़ें बनाते हुए चलेंगे कि किस तरीके से ये देखेंगे कि हम जो है इतनी सारी चीज़ें तो इसमें डिस्कस कर ही दी हैं, क्योंकि ये सारी भी जो चीज़ें डिस्कस हो गई हैं उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें पेपर में आ जाएंगी। और वैसे भी जानकारी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे मनुष्य है, अब संज्ञा है, संज्ञा में एक मनुष्य है, मनुष्य में अगर मनुष्यता जोड़ दिया तो वो भाववाचक संज्ञा बन गया। क्यों सिंपल जो है, मनुष्य में मनुष्यता जोड़ दिया तो मनुष्य भाववाचक, मोटा में मोटापा जोड़ दिया तो भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा में बुढ़ापा जोड़ दिया तो भाव। तो इस तरीके से इस भाववाचक संज्ञा हमेशा इंटेंजिबल होता है, मतलब छू नहीं सकते हैं कि भाव होता है उसमें। तो इसी तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा कितने प्रकार की है, सर्वनाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है और कैसे कैसे कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो है और जैसे जैसे एक वचन बहुवचन क्या चीज़ है और सघोष अघोष क्या है। क्योंकि जो जैसे क वर्ग है, क ख ग घ ण, तो शुरू के जो दो हैं, शुरू के दो जैसे अघोष हैं और फिर 3 4 5 वाले, मतलब क वर्ग के शुरू के दो क और ख अघोष हैं और फिर उसके बाद ग घ क घ ण, तो ये सभी जो हैं वो क्या हैं, सघोष हैं। और क्या चीज़ इसमें मूर्धन्य है। और महाप्राण जो है, महाप्राण 2 और 4, मतलब क वर्ग होता है तो उसका दूसरा और जो चौथी पोजीशन पे जो चीज़ है वो क्या है,
वो वर्ण जो है वो महाप्राण है। तो इस तरीके से स्पर्श संघर्षी हैं, चौ छ जौ झ, संघर्ष उसमें संघर्षी हैं, शौ शौ सौ ह। तो इस तरीके से ये चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। अर्ध स्वर क्या है, उत्प्रेक्ष व्यंजन क्या, उत्प्रेक्ष व्यंजन क्या है, हंस पद क्या है। जैसे अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो उसमें इस तरीके का साइन डाल के लिखा जाता है, हंस पद कहलाता है। प्रारूप क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कबीर दास जी जैसे हैं, उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। तो ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, समास क्या है, और समास के क्या नियम है, संधियों के क्या नियम है, ये सब चीज़ें जब देखने को मिलती हैं। और जब कभी भी भाषा का जो विशेषताएं हैं कि भाषा का विकास के चरण है कि आंगिक है, वाचिक है, लिखित है, यांत्रिक है, ये सब भाषा के प्रकार हैं, भाषा के जो हैं विशेषता हैं। और भाषा के जो विविध रूप हैं वो नागर भाषा भी है, मानक है, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा है, बोली है, डायलेक्ट जिसे बोलते हैं, और उपभाषा स्लैंग है, अपभ्रष्ट है, अमानक अमानक भाषा है, व्यक्ति बोली है, आइडियोलेक्ट जिसे बोलते हैं, और बोलने का जो अंदाज फ्लो इसमें दिखता है। विशिष्ट भाषा है, जैसे प्रोफेशनल है, कूट भाषा है, सीक्रेट लैंग्वेज है, जैसे उसे कूट भाषा बोलते हैं। और आशुलिपि या शॉर्ट हैंड बोलते हैं, छोटे छोटे जो शब्दों में लिखा जाता है। कृत्रिम भाषा, इडियम, फ्रेजेस, मुहावरे, ये सब उसमें होता है। तो भारोपीय परिवार है, तो भारत में जो है 4 भाषा परिवार है। जैसे भारोपीय परिवार है 73%, लगभग 70 से ज़्यादा परसेंट है। द्रविड़ 25% के करीब है, और ऑस्ट्रिक है, और चीनी तिब्बती है। तो इस तरीके से वर्गीकरण है। तो ये सब जो है भारत में 4 भाषा प्रकार हैं कि आकृति मूलक रूप में इस तरीके से देखने को तब मिलते हैं। बाकी क्या क्या उपभ्रंश हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। और जो भी और चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई प्रमुख भाषा क्या है, कि सौर सैनी क्या है, खस क्या है, पहाड़ी हिंदी क्या है, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी जो है वो क्या है, और जो हिंदी भाषा है कौरवी, ब्रजबुली, राजस्थानी, बिहारी, भोजपुरी, मिथिला, डिंगल। और हिंदी की जो 4 महत्वपूर्ण जो बोलियां विशिष्टताएं हैं, ब्रजभाषा, अवधी, कौरवी, भोजपुरी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तब पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। वाक्यों का जैसे प्रकार है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है, और वाक्य विशेषण है, और वाक्यांतरण है, और वाक्य शुद्धि है, वाक्यांतरण है। तो इस तरह पद हैं और पदबंध हैं, क्या होते हैं, वर्तनी है, वर्तनी क्या होती है। तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं कि संज्ञा पदबंध क्या है, सर्वनाम पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध क्या है, मतलब पद को बांधना पदबंध कहलाता है। तो इस तरीके से जो है कि हिंदी में जो है जो सामान्य हिंदी है उसको डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे लेक्चर नए नए आते रहेंगे। आज का भी डिस्कशन जो है जो इसी में रहा कि जो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि इतना ही कुछ जो है पेपर में भी आता है। और वैसे ही सामान्य रूप से जानने के लिए कि ये तो बचपन से ही चीज़ें जानते आ रहे हैं, सभी लोग जानते ही हैं। तो जो है कि 2 लाइन इस प्रकार से भी मैं अभी बोलता हूँ कि जो है कहीं पे मैंने लिखी थी, अब हिंदी ही बोल रहे हैं तो बोल रहा हूँ कि 2 लाइन इस प्रकार से हैं कि परखो तो कोई अपना नहीं, परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, और खुद ना रूठो, खुद ना रूठो पर सबको हंसा दो। यही रहस्य है जीवन का, यही रहस्य है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो, जियो और जीना सिखा दो। तो इसीलिए जो हिंदी है, हिंदी जब पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से बहुत डिस्कशन करते हुए चलेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। गद्य और पद्य जो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय है, जिस समय पर पढ़ेंगे तो उस समय जब ये पद्य पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें तो और पाते, जो मैंने 2 लाइन कुछ लाइन्स उगाई, तो ऐसे तो बहुत सारी लाइन्स हम डिस्कस करेंगे। अनेकों जो कवि हैं उनकी डिस्कस करेंगे, और जो गद्य और पद्य जो स्टोरी नरेशन है, और जो भी जो लेखक की लेखन की जीवन परिचय से लेकर के क्या मार्मिकता अपने लेख में लिखी है, और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या क्या और वो चीज़ें हैं, तो डिस्कशन में लाएंगे। और
और जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत सारी जो है हिंदी के जो सामान्य हिंदी के विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।